हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आज का टॉपिक प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज पॉलिटी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। यदि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में ये भी गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी। इसलिए और हमारा क्या सही रहेगा? एक स्टेटमेंट पढ़ने से हमारा आंसर निकल गया है। ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? बी सही रहेगा। अब इसको डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। अब संसद के किसी भी सदन का मतलब होता है कि चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य हो। यदि वह राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे उस सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कि भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेषाधिकारों अर्थात संसद के द्वारा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित एंड मनोनीत जिसको कहते हैं नॉमिनेट दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। यह स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि संसद के निर्वाचित सदस्य दे सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लेकिन मनोनीत अर्थात नॉमिनेट सदस्य वोट नहीं दे सकते। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। स्टेटमेंट सेकंड जब हमारा फर्स्ट हुआ तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार होते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि केवल दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। ये होता सही। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस अर्थात नियम या आदेश, के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश या ऑर्डिनेंस या कोई आदेश या नियम जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। अब पहला स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो पहला जहां भी है तो ये भी सही होगा, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अब देखते हैं। पहले स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की कुछ परिस्थितियां होती हैं। अर्थात उनके पास कुछ शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की। जैसे कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, या सरकार के समक्ष आकस्मिक या अचानक कोई परिस्थिति विद्यमान हो गई हो, या संसद के दोनों सत्र अथवा एक
सदन में सत्र न हो तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसलिए स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी सही है, अर्थात दोनों के दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही रहता है। अब सेकंड ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा कि किसी भी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की अधिकतम जो अवधि होती है वह 6 महीने की होती है। यदि संसद की मंजूरी न मिले तो 6 हफ्ते की होती है। यदि संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इसका पुनः पारित होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोकसभा के सभी सदस्य, सेकंड स्टेटमेंट राज्य विधानसभा के विधान परिषद के सभी सदस्य। थर्ड स्टेटमेंट राज्यसभा के सभी सदस्य। फोर्थ स्टेटमेंट राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। निम्न सदस्यों में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? स्टेटमेंट ये है, तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट लोकसभा के सभी सदस्य। हमें पता है कि लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, कि लोकसभा के सभी सदस्य नहीं होते, ओनली निर्वाचित सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं होते। नॉमिनेट जिसको कहते हैं मनोनीत सदस्य। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। यदि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ने से ही हमारा ऑप्शन मिल गया। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं सेकंड ऑप्शन कि राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। स्टेटमेंट थर्ड राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं, ओनली निर्वाचित सदस्य। फोर्थ स्टेटमेंट राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। ये भी गलत है। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, सभी सदस्य नहीं होते। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं फिर से एक बार कि राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। ये भी भाग नहीं करते, क्योंकि ना तो इसके नॉमिनेट और न ही निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। सेकंड स्टेटमेंट कि अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका या कांग्रेस के अंग के रूप में नहीं माना जाता। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कि भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ये स्टेटमेंट सही है। यदि स्टेटमेंट सही है तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा। ये हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं फिर कि भारत की संसद के 3 भाग होते हैं, जिसमें एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। अब राष्ट्रपति क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वो संसद की बैठक में भाग लेता है, लेकिन संसद का एक अभिन्न अंग होता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। यही कारण है कि वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को या तो बुला सकता है या उनकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है, या लोकसभा को भंग कर सकता है, या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, और संसद का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, etc। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका अर्थात कांग्रेस के अंग के रूप में नहीं माना जाता।
बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है वो विधायिका का एक अभिन्न अंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो यूएसए में अर्थात अमेरिका में जो विधायिका होती है, विधायिका को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस में टू पार्ट होते हैं, जैसे कि संसद में होते हैं। संसद में हमारे यहाँ संसद कहते हैं, और अमेरिका में संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है, इसी प्रकार इनके यहाँ भी दो सदन होते हैं, जिसे कहते हैं हम सीनेट। सीनेट इनका क्या होता है? सीनेट इनका होता है ऊपरी सदन, जिसको कहते हैं अपर हाउस। हमारे यहाँ क्या होता है? राज्यसभा होती है। राज्यसभा क्या होती है? हमारा ऊपर सदन होता है। ठीक है। सेकंड सदन इनका कौन सा होता है? कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा होती है लोअर हाउस। ठीक है। और यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का एक अभिन्न अंग नहीं माना जाता, लेकिन भारत में जो होता है राष्ट्रपति अर्थात भारतीय राष्ट्रपति विधायिका का एक अभिन्न अंग माना जाता है, अर्थात वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अब इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 310 के अकॉर्डिंग जब वो रक्षा सेवा के सदस्य हों या सिविल सेवा के सदस्य हों या केंद्र के अंतर्गत या तो सैन्य पद हो या असैन्य पद धारण करने वाले व्यक्ति वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब राष्ट्रपति चाहे उसको हटा सकता है, पर बने रह सकते हैं, अर्थात प्रसाद पर्यंत पर बने रह सकते हैं, बने रहते हैं, अर्थात जब राष्ट्रपति चाहे तब इनको हटा सकता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, अखिल भारतीय सेवा गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, और इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही होने के ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग यदि राज्यसभा ऐसा कोई भी संकल्प पारित करे जो राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन कर सकती है, और इस संकल्प को राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा सपोर्ट मिलने चाहिए। इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किए जा सकते हैं या किए जाते हैं? तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि यदि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा कोई भी विवाद हो तो उसकी जांच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। ये स्टेटमेंट गलत है, और जहां जहां फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, और ऑप्शन डी भी। ऑप्शन क्या बचा? बी। तो बी
ऑप्शन हमारा सही है, अर्थात 2 और 3 सही है। तो पहला स्टेटमेंट करते हैं स्टार्ट कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 24वां संविधान अधिनियम 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्यकारी बना दिया गया है। अर्थात इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत होता है। सेकंड स्टेटमेंट कि राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित या पेंडिंग नहीं रख सकता, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट राष्ट्रपति का विशेषाधिकार अर्थात विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थिति पर आधारित होता है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति राजेंद्र गढ़कर, ये स्टेटमेंट गलत है। न्यायमूर्ति PN भगवती, ये भी गलत है। न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह अर्थात मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये सही है। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। अब न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश रहे, ना कि राष्ट्रपति। ये मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश रहे और ये भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी बने और इन्होंने 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, यद्यपि राष्ट्रपति के पास परिस्थिति जनित विवेकाधिकार नहीं है, परंतु उसके पास कुछ संवैधानिक विवेकाधिकार है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ और यही पे बूझ रहा है, बाकी तीनों सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति के पास संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं होते। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक विशेषाधिकार अर्थात विवेकाधिकार नहीं होते। परंतु उसके पास कुछ परिस्थिति जनित अर्थात परिस्थिति के अकॉर्डिंग विवेक होता है, अर्थात परिस्थिति जनित विवेकाधिकार होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कि संसद का सत्र न चल रहे होने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, ये बात सही है। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस अर्थात कोई आदेश या नियम। थर्ड स्टेटमेंट कि राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूत व उच्चायुक्त को भेजता है, ये स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां होती हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और जैसे कूटनीतिज्ञ होते हैं, कूटनीतिज्ञ कौन होते हैं, जैसे कि राजदूत और उच्चायुक्त को भेजता है और उनका स्वागत करता है। ये हमारी क्या होती है, कूटनीतिक शक्तियाँ होती है। स्टेटमेंट थर्ड, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होता है। डी ऑप्शन, वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, वह थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है।
अब इस ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये होती है भारत की सैन्य शक्तियाँ। अब सैन्य शक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं कि भारत के सैन्य बलों का राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह या राष्ट्रपति थल सेना, जल सेना व वायु सेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा भी करता है और युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अकॉर्डिंग होता है, ना कि अपने अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होता है। यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।